नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से खबर है, आपको बता दें, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर बीजेपी की बैठक। हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी में बड़ी बैठक जारी है। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय विस्तार में ये बड़ी बैठक हो रही है। सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा, सुनील बंसल मौजूद है। लोकसभा क्षेत्रों में भेजे गए विस्तारक भी इस दौरान मौजूद हैं। समीक्षा के बाद आगे की रणनीति यहां पर तय की जाएगी और यहां पर तमाम तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर अब तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है और यही वजह है कि यहां पर अब फोकस उन सीटों पर किया जा रहा है जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब उन सीटों को मजबूत यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और यहां पर एक बड़ी बैठक जो कि की जा रही है। हालांकि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय विस्तार में ये बड़ी बैठक हो रही है। सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा, सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो यहाँ पर लोकसभा क्षेत्रों में भेजे गए विस्तारक भी मौजूद हैं, ये भी जानकारी है। समीक्षा के बाद आगे की रणनीति यहां पर तय की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और यहां पर बीजेपी का साफ तौर पर उन सीटों पर फोकस है जिन सीटों पर बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, लेकिन 2019 में इस जीत का आंकड़ा थोड़ा कम था। लेकिन अब क्योंकि हैट्रिक मानना चाहती है बीजेपी और ये रणनीति है कि हैट्रिक एक बड़े मार्जिन के साथ यहां पर मारी जाए और यही वजह है कि अब जेपी नड्डा तमाम तरीके की बैठकें करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बैठक चल रही है, ये जानकारी है। यहाँ पर हारी हुई सीटों पर मंथन किया जाएगा, किस तरीके से उन सीटों को जीता जाए, इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस रणनीति में कितनी सफलता बीजेपी को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अब बैठकें की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि इस बैठक में सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा, सुनील बंसल मौजूद हैं। साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्रों में भेजे गए जो विस्तारक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तमाम तरीके की बातें रखी जाएंगी, सुनी जाएंगी यहाँ पर जेपी नड्डा के द्वारा और उनके द्वारा तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अब बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। यहाँ पर खास तौर पर दक्षिणी भारत में निगाहें हैं बीजेपी की, क्योंकि यहां पर उनको सीटें जीतनी है। इसके साथ ही यूपी में भी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करनी है, लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो उन सीटों पर है जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? मिनट से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें और तमाम जो और भी बीजेपी के पदाधिकारी, संबित पात्रा तक इस बैठक में मौजूद है। और निश्चित रूप से आप देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए मानी जा रही है कि बताया जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था या यूं कहें कि कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर सके और किन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सके, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बैठकें की और खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो 1.5 महीने के अंदर करीब 6 से ज्यादा बैठकें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई है और अलग अलग जो बैठकें हैं प्रभारियों के साथ हुई या यूं कहें कि आपने देखा कि तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक हुई, राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक हुई। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और चूंकि ये बैठक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सके इसको लेकर बुलाई गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिन सांसदों के टिकट को काटना है, जिन्हें टिकट नहीं देना है, उनको लेकर भी यहाँ पे चर्चा और मंथन किया जा सकता है।
ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी ने आज बुलाई है और ये बैठक चल रही है और निश्चित रूप से तमाम जो पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने सुझाव भी देंगे कि किस तरीके से बीजेपी को और मजबूत और सशक्त किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जाति हर वर्ग के लोगों को इस बार साधने की तैयारी में है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक की ओर भी भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में जुटी हुई है। आपने देखा कि पासमानदा मुसलमानों को अपनी ओर खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस साल काफी बैठकें भी की, काफी रैलियां हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती है कि सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल की चर्चाएं चल रही है। इसको लेकर भी हालांकि चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है, सबसे बड़ी जो बैठक इसलिए बुलाई गई है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था वहां पे किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जा सके, इसके साथ ही किन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सके क्लस्टर वाइज बांटकर, इन सब तमाम विषयों पर कहीं न कहीं आज चर्चा हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी का लक्ष्य तो है कि हैट्रिक मारनी है, लेकिन वो हैट्रिक बड़े मार्जिन से हो, इस पर भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से फोकस किया जा रहा है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक खबर आपको बताते हैं जहां 17 से 18 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, ये भी जानकारी है। विपक्षी दलों की बैठक में बनेगी आगे की रणनीति। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की अब यहां पर कवायद चल रही है। तो हालांकि एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकता नजर आएगी। हालांकि क्या ये तस्वीरों तक ही सीमित रहती है या आगे भी इसी तरीके की एकता यहाँ विपक्ष की दलों की तरफ से दिखाई जाती है, तो देखना होगा। लेकिन यहाँ जहाँ पहली जो बैठक है वो पटना में हुई थी, तो वहीं अब दूसरी बैठक होने जा रही है जो कि 17-18 जुलाई को होगी और बेंगलुरु में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में सोनिया गांधी शामिल होने वाली हैं। विपक्षी दलों की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों का साफ तौर पर ये फोकस रहेगा कि किस तरीके से बीजेपी को हराया जाए और यही वजह है कि अब एक मंच पर तमाम विपक्षी दल नजर आने वाले हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव और मुस्लिम विद्वानों के संगठन के अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा से मुलाकात की। दोनों ने अंतर धार्मिक सद्भाव, शांति को आगे बढ़ाने और मानव प्रगति की दिशा में काम करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक चर्चा की। दिल्ली से एक खबर है जहां जॉब फॉर, आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब का मामला और इसमें आज सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई की दाखिल चार्जशीट पर यह सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई ने चार्जशीट में तेजस्वी को आरोपी बनाया है। मामले में कोर्ट ने 3 लोगों को जमानत दी थी, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इनको जमानत मिली थी। 50-50 हजार रुपए के मुचलके के साथ इनको जमानत दी गई थी। हालांकि अब आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच अब रुपए में होगा व्यापार। आपको बता दें कि इस कदम से अमेरिका के डॉलर का खत्म होगा प्रभाव। पहली बार बांग्लादेश किसी देश के साथ व्यापार किसी और मुद्रा में कर रहा है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तलुकदार का बयान, लंबे सफर का यह पहला कदम है, उनका बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश इस तरीके से किसी अन्य विदेशी मुद्रा में व्यापार कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम और भारत के लिए भी सराहनीय कदम ये होगा। यहाँ पर हालांकि जो बांग्लादेश के बैंक के गवर्नर है उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि लंबे सफर का ये पहला कदम है। वहीं फिल्म आदिपुरुष को बैन लगाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का बैन लगाने वाली याचिका पर तत्काल मेंशनिंग से इनकार यहां पर कर दिया गया है। तो आदिपुरुष पर बैन का मामला और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट
का बयान सामने आया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने वाली याचिका पर तत्काल मेंशनिंग से इनकार कर दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन आदि पुरुष को लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा था और इसी बीच लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि YouTube पर आदि पुरुष जो है उसको YouTube पर किसी ने डाल दिया है और उस पर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। केरल में खतरनाक कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने के लिए कोर्ट में याचिका है। आज सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा था। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने वाला है। याचिका केरल में खतरनाक कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने के मामले में है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा था। आज केरल सरकार की तरफ से जवाब जो है वो दाखिल किया जाएगा और उसके बाद तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई होगी। हालांकि क्या कुछ फैसला आता है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने जल प्रलय जैसी हालात पैदा कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश के चलते बुरा हाल है। कई इलाके बाढ़ से जलमग्न हैं और लोगों को घरों से निकलकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट अब किया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो देश के 18 राज्यों के 188 जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में है और जान माल को बुरी तरीके से यहां नुकसान पहुंचा है। बारिश से संबंधित घटनाओं में 574 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग गायब बताए जा रहे हैं। 497 लोग घायल हैं। वहीं 8,644 मवेशियों की भी बारिश के चलते मौत हो चुकी है। 8,815 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि आपको ये भी बता दें कि 47,225 हेक्टेयर फसल पूरी तरीके से सब बारिश के चलते बर्बाद हो गई है। तो यहां मूसलाधार बारिश जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर जान माल का नुकसान हो रहा है, कई लोग जिनकी मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन अब इसको लेकर अलर्ट है, लोगों को तमाम तरीके की हिदायतें दी जा रही हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है वहां लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हालांकि इंसान जो है पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहा है। माचिस की डिब्बियों की तरह यहां पर जो गाड़ियां हैं वो बहती नजर आ रही हैं। तो बारिश जो है अब वो कहर जो है वो बरपा रही है। कई नदियां उफान पर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, कई फसलें बर्बाद हो चुकी है, किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, नुकसान उनको हुआ है। वहीं आपको ये बता दें कि हथनी कुंड बैराज से आज ही यहां पर 2.79 लाख क्यूसेक पानी भी राजधानी में छोड़ा गया है। यानी कि अब राजधानी में यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। यहां पर बाढ़ का खतरा है। हालांकि यमुना के तट पर स्थित जो भी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है लगातार, लेकिन ये एक गंभीर मामला है। और आपको बता दें कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इसी तरीके से कोहराम देखा जा रहा है, जहाँ एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर मकान गिर रहे हैं। माचिस की डिब्बियों की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ बहती नजर आ रही हैं नदियों में। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको हैरान परेशान कर सकती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ये फिलहाल की तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहाँ पर बारिश ने कहर बरपाया है। बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है।
चलिए इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।